वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो एग्जाम का टारगेट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप चाहे स्टूडेंट सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट, बार्क, आईसीएआर, आईसीएमआर, टाइफर, डीबीटी, एमएससी, बीएससी, 12th क्लास, 11th क्लास, इन कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के आप स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस फर्क इतना होता है कि किसी एग्जाम के लिए हम थोड़ा कम पढ़ते हैं, किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाला है, ए टू जेड सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक आज का जो टॉपिक है हमारा वो होगा दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। डिटेल डिस्कशन होने वाला है और क्लास के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक आज कवर किए जाएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो होगा दैट इज इंट्रोडक्टरी पोर्शन, HAB एंटीजन क्या होते हैं, RHD पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कंसेप्ट ब्लड ग्रुप के सिस्टम में हम कैसे अप्लाई करते हैं, एंजाइम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस क्या होता है ब्लड ग्रुप के फॉर्मेशन का, डोनर एंड रेसिपिएंट जो होते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप के, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है, एज वेल एज लास्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, दैट इज मेनली फ्रॉम CSI एंड नेट एग्जाम। तो ये चीजें जो है आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, कहां से आया ये सब चीजें, कहां से ये कंसेप्ट रखा गया। तो 20th सेंचुरी में एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम है दैट इज योर कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, दैट इज इन्होंने ये देखा कि आरबीसी जो है दैट इज नोटेड दैट द आरबीसी ऑफ सम इंडिविजुअल वेर एग्लूटिनेटेड। कुछ लोगों में जो आरबीसीज थे दैट इज रेड ब्लड सेल्स जिसको कि हम कहते हैं, उन इंडिविजुअल्स में उन आरबीसीज का एग्लूटिनेशन हो जा रहा था। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्प फॉर्म हो जाना। कैसे क्लम्प फॉर्म हो रहा था, बाय द सीरम फ्रॉम डिफरेंट और अदर इंडिविजुअल। तो यानी एक इंडिविजुअल है, मान लेते हैं दिस इज अ वन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल ये है, तो इसके आरबीसी को अगर मैं किसी सेकेंड इंडिविजुअल के सीरम से मिक्स कर रही हूं तो हो ये जा रहा है कि ये जो है दैट इज एग्लूटिनेट हो जा रहा है। इसका मतलब होता है क्लम्प फॉर्म हो जाना। ठीक है, जिसे हम थक्का मेनली बोलते हैं, तो वो फॉर्म हो जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ, ही मेड अ नोट ऑफ पैटर्न ऑफ एग्लूटिनेशन एंड शोड दैट द ब्लड कुड बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। This marked the discovery of first blood group system that is ABO and earned Landsteiner a Nobel Prize। और इसके लिए बाद में जो है मतलब इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इन्होंने ये कहा कि इंडिविजुअल्स में जो है ABO ब्लड ग्रुप पाया जाता है और इस चीज के लिए लैंडस्टेनर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। अब ये आरबीसी और किसी और इंडिविजुअल का सीरम, जिसे हम मेनली जो है एंटीबॉडी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा क्या था, मतलब आरबीसी और जब किसी और इंडिविजुअल का सीरम मिला तो एग्लूटिनेशन क्यों होने लगा। ठीक है, तो इसके ऐसा क्या फैक्ट था इसके पीछे और इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज क्यों दिया गया। तो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग चलती है। तो ये थी एक हिस्ट्री की कहानी। तो इसलिए अगर कभी किसी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका हो गया आईसीआर एग्जाम, इसके अलावा आईसीएमआर, इन सब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि एबीओ का जो है दैट इज डिस्कवरी या एबीओ के लिए नोबेल, एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था। सो इट्स अ कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, ओके, अब हम यहाँ से अपना जो है दैट इज थोड़ा सा शुरू करते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे स्टडी करना। अब हमने ये देखा कि जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है आज के टाइम में भी आपको पता है, आपने सुना भी होगा नाम, जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उनको मेनली 4 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसे हम टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं। वो टाइप कौन सा है, दैट इज ए, टाइप बी, ए बी एंड ओ। ठीक है, इस 4 कैटेगरी में जो है ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया जाता है। योर ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय द जीन यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स। और ये ब्लड ग्रुप इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपको अपने पेरेंट्स से कौन से जीन मिले हैं, उसी के बेसिस पे आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर एक इन जनरल बात की जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कैसे देखा गया, दैट इज 4 टाइप में देखा गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 सिस्टम में देख रहे हैं हम लोग, दैट इज टाइप ए, टाइप बी, ए बी एंड ओ। ठीक है,
ये हम नॉर्मली जो है ब्लड ग्रुप का सिस्टम देखते हैं। अब ये ए बी ओ सारे इंडिविजुअल्स में होते हैं। हो ही सकता है कि इंडिविजुअल नंबर 1 में 1 का जो है ब्लड ग्रुप ए हो, सेकेंड इंडिविजुअल का बी हो, थर्ड इंडिविजुअल का दैट इज ए बी हो, और फोर्थ इंडिविजुअल का ओ हो। तो ये कॉमन टाइप का ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि सारे इंडिविजुअल्स में पाया जाता है एंड पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल में ये चारों ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक इंडिविजुअल में एक ब्लड ग्रुप पाया जाता है, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि जैसे हमने कहा इट मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे किसी का ब्लड ग्रुप जो है दैट इज ए कहलाता है, कैसे बी कहलाता है, ए बी ओ, ये किस तरीके से जाना जाता है। ये डिपेंड करता है कि इस इंडिविजुअल में, जिसमें कि ये इनमें से कोई भी, चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो, उस इंडिविजुअल में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है एंड उसने कौन सी एंटीबॉडी अपनी बॉडी में रखी हुई है। अब ये जो यहाँ टर्म आया कि ब्लड ग्रुप, इस बात पे डिपेंड करता है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है एंड जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। इस चीज पे डिपेंड करके हम ब्लड ग्रुप को जो है 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने कहा आपको कि एंटीजन जो होता है, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, एंटीजन रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, दैट इज ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड का नाम आपने सुना ही होगा, तो अगर हम ब्लड का कंपोनेंट देखते हैं कि ब्लड में ऐसा क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं WBC। ठीक है, लगभग 4% के अप्रॉक्स में पाए जाते हैं इन रफ एस्टिमेशन हम कहें तो। इसके अलावा जो है इसमें पाया जाता है दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आरबीसी जिसे हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसके अलावा पाया जाता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस ढंग से ब्लड के कंपोनेंट होते हैं। अब ब्लड के कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं इन जनरल, तो प्लाज्मा क्या होता है, जितना भी लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अगर हम एक एनोलॉजी की बात करें, मतलब किसी के थ्रू जो है हेल्प ले समझने के लिए, तो आप कह सकते हो कि लिक्विड पोर्शन में जब कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, उन पार्टिकल्स को हम WBC RBC प्लेटलेट्स कह सकते हैं, और जो बचा हुआ लिक्विड पोर्शन रहता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ब्लड में लगभग 55%, ठीक है, 55% जो होता है प्लाज्मा पाया जाता है। एंड अप्रॉक्स आरबीसी की बात करें तो 40 to 41% तक आरबीसी पाया जाता है। इन सब से मिलकर दैट इज व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन सब से मिलकर जो है ब्लड बनता है, जिसे हम बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में ब्लड कहते हैं, और इसको, इन सभी को मिला के हम इसको बोलते हैं ब्लड कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो कौन है। अगर हम मेजर रोल प्ले कर रहा है उसकी बात करें तो दैट इज ये प्लाज्मा होगा जो मेजर तरीके से रोल प्ले कर रहा है, और ये होगा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। अब हम ये देखें कि हमने यही कहा था दैट इज प्लाज्मा के ऊपर जो है कौन प्रेजेंट है, इसी प्लाज्मा के ऊपर प्रेजेंट है दैट इज योर एंटीबॉडी। ठीक है, और एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा। यानी अगर हम इस तरीके से कुछ डायग्राम लेते हैं, मान लीजिए यहां से जो है ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस एरिया से ब्लड फ्लो हो रहा है, तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे आरबीसी पाई जाएंगी, और आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो होगा एंटीजन पाया जाएगा, और यहाँ पे जो ये लिक्विड पोर्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दैट इज प्लाज्मा। अब ये भी देखेंगे कोई कोई बुक जो है इसको 40 to 41% ना लिखने के बजाय कोई कोई बुक इसको 45% भी लिखती है। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया होगा। एक और पिक्चर देख लेते हैं, आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर रेड फॉर्म में आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट कॉल दी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और ये जितना भी लिक्विड पोर्शन है इसी को हम जो है प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा तो एबी दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुप जो है बहुत बेटर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि यहीं से आपका बेसिक बनता जा रहा है। अब इसी प्लाज्मा में हमने ये कहा कि एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है। एंटीबॉडी एक टाइप की प्रोटीन हो गई, एक स्पेशल प्रोटीन हो गई, और आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है एंटीजन।
ये तो हमने समझ लिया कि दोनों का लोकेशन क्या होता है, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक्चुअल में क्या होते हैं, ताकि हम बेटर ढंग से आगे जो है चीजों को डील कर सकें। सो लेट्स सी कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी होते क्या हैं। So blood is made up of a red blood cell, white blood cell, platelets in a liquid called the plasma। ये हम देख चुके हैं कि प्लाज्मा हम किसे कहते हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड पोर्शन है ब्लड का, जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। योर ब्लड ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय द एंटीबॉडीज एंड एंटीजन इन द ब्लड। तो हमारा ब्लड ग्रुप इस बेसिस पे आइडेंटिफाई होता है कि हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है और हमारा जो प्लाज्मा है उसमें कौन सी एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही है। अब बात आती है व्हाट इज दिस एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी आर प्रोटीन फाउंड इन द प्लाज्मा। एंटीबॉडी प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्लाज्मा में पाई जाती हैं। दे आर द पार्ट ऑफ योर बॉडीज नेचुरल डिफेंस। और ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी बाहर से पैथोजन वगैरह आते हैं या एंटीजन वगैरह आते हैं तो उससे फाइट करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती है एंटीबॉडी। दे रिकॉग्नाइज फॉरेन सब्सटेंस सच एज द जर्म्स एंड अलर्ट योर इम्यून सिस्टम विच डिस्ट्रॉय देम। तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पाए जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं। ये हमारी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से जो है बाहर से आने वाला कोई भी पैथोजन हो, जर्म्स हो जो हमें बीमार कर सकता है, उसके खिलाफ हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके उस जर्म्स को या बीमार करने वाली चीज को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करती है एंड दैट इज व्हाई हम हेल्दी रहते हैं। ये होती है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट होता है एंटीबॉडी को हम एक और भी नाम दे सकते हैं, वो क्या है? दैट इज द ए ग्लूटिनिन। इसको हम ए ग्लूटिनिन्स भी कहते हैं क्योंकि जब आप दैट इज योर बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में इसको पढ़ते हो तो एंटीबॉडी कभी कभी ना बोल के ए ग्लूटिनिन्स भी कहा जाता है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है ये एंटीजन क्या है। हमने ये बोला कि एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो हमने देख लिया एंटीबॉडी क्या होती है। हमने बोला ये प्रोटीन होती है जो हमारा बॉडी बनाता है। तो हमारी बॉडी में ही दैट इज बनने वाला एक और भी फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। ये एंटीजन क्या होता है? ये भी एक टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये एक टाइप का प्रोटीन है और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया? अक्सर हमने एंटीजन जो वर्ड है ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल किया है जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। एंटीजन कौन होते हैं? एंटीजन वो होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। लेकिन एज बिकॉज ये जो एंटीजन होते हैं ये कैसे हैं? इंटरनल है। इंटरनल बोलने का मतलब क्या हो गया? सेल्फ एंटीजन है ये, यानी हमारी बॉडी जो है इसको बनाती है। अब ये जो सेल्फ एंटीजन है ये करते क्या है? देखिए हमारी बॉडी, जैसे हमने कहा कि एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी रिएक्ट करती है और उस एंटीजन को बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब देखने वाली बात ये होती है कि अगर ये एंटीजन भी हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस हो रहा है और एंटीबॉडी भी हमारी बॉडी में ही है तो ये तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी में या हमारे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं वो हमारे खुद के एंटीजन के लिए रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। एक्चुअल में जब इम्यून सिस्टम में आप सारे सेल्स का स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं या फिर ऐसे प्रोटीन जो कि इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि बॉडी के खुद के एंटीजन के लिए रिएक्ट वो ना करें। बाहर से जो एंटीजन एंटर करेगा उसके लिए ये एंटीबॉडी रिएक्ट करती हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जो एंटीजन बन रहा होता है, इट मे बी एनी प्रोटीन जैसे कि यहाँ पे बन रहा है, उसके लिए हमारी बॉडी के खुद की एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं करती है। अगर वो रिएक्ट करती है तो एक बहुत ही हार्मफुल डिसऑर्डर होने लगता है जिसे हम मेनली ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानते हैं, बट वो हम यहाँ पे नहीं स्टडी कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप यही याद रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एंटीजन हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है प्लाज्मा उसके अंदर पाया जाने वाला एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए हमने ये कहा हम इसको सेल्फ कहते हैं, और जो बाहर से कोई पैथोजन बैक्टीरिया ये सब एंटर कर रहा है उसको हम नॉन सेल्फ कहते हैं, यानी वो हमारा बॉडी का जनरेट किया हुआ नहीं है, वो बाहर से आया है। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये सेल्फ एंटीजन कहलाती है, यानी ये बॉडी के अंदर से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, ये तो हमने कह दिया कि ठीक है एंटीजन भी इस केस में प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एंटीजन वर्ड ऐसा वर्ड दिया गया है जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर सकता है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम एंटीजन कहते हैं विच कैन स्टिमुलेट आवर इम्यून रिस्पॉन्स, दैट विल बी नोन एज अ एंटीजन। अब एंटीजन को एक और भी नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ए ग्लूटिनोजेंस।
ठीक है, ए ग्लूटिनोजेंस। आप ऐसे भी याद रखते हैं कि यहाँ भी जेन है, यहाँ भी जेन है, क्योंकि एंटीबॉडी को ए ग्लूटिनिन्स कहा जाता है, एंटीजन को ए ग्लूटिनोजेंस कहा जाता है। अब एग्जाम वाले क्या करते हैं, एग्जाम वाले कभी एंटीबॉडी एंटीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देंगे, कभी ए ग्लूटिनिन्स एंड ए ग्लूटिनोजेंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको और कितने नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया, दैट इज ओवरऑल कहानी की एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं। बट यहाँ पे एक और स्टोरी आती है कि अगर एंटीजन प्लस एंटीबॉडी अगर ये रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, तब यहाँ पे जो रिएक्शन होता है उसे हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब ही क्या होता है, दैट इज क्लम्प्ड हो जाना। यानी अगर स्पेसिफिक एंटीजन जो कि इस एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होगा, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। और अभी जो हमने डिस्कवरी में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो कार्ल लैंडस्टेनर थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इंडिविजुअल के अंदर से एंटीजन, यानी ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट रहता है, आरबीसी के सरफेस पे रहता है, और दूसरे इंडिविजुअल से सीरम लिया था, और सीरम के अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, या फिर सीरम को हम एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो जब एक इंडिविजुअल से सीरम लिया और दूसरे इंडिविजुअल से एंटीजन लिया जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट रह सकते हैं, तब क्या हुआ कि एग्लूटिनेशन हो गया, यानी क्लम्प फॉर्म होने लगा। तो इसी वजह से जो है इस कंसेप्ट को लेकर जो है उन्होंने, दैट इज योर कार्ल लैंडस्टेनर ने जो है डिस्कवरी की एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मेक श्योर अगेन आई एम सेइंग, ये पर्सन 1 से हो सकता है, ये पर्सन 2 से हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी जो एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हो एग्लूटिनेशन करवाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि एक ही इंडिविजुअल से जो है, ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक ही इंडिविजुअल का एंटीजन उसी इंडिविजुअल की एंटीबॉडी से जो है आपस में रिएक्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल से बोला है, और इसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, और इसका भी ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, तभी ये रिएक्शन होता है। सेम ब्लड ग्रुप में रहने से ये रिएक्शन नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये बनता कैसे है। तो हमने क्या किया, ब्लड ग्रुप सिस्टम को यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल 4 ग्रुप देखे जाते हैं। अब ये जो ए ग्रुप है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है, ए ग्रुप में पाया जाने वाला एंटीजन को हम कहते हैं एंटीजन ए। तो अब बहुत स्पेसिफिक बेसिस पे बात करें तो हम ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि इंडिविजुअल का जो दैट इज योर आरबीसी है उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर उस इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो हम कहते हैं उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। और अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है तो उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है ए बी होगा। और अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी के ऊपर ना ही एंटीजन ए प्रेजेंट है ना ही एंटीजन बी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए ब्लड ग्रुप वाला कौन होगा, जिसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, बी वाले के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है। जिस इंडिविजुअल का ए बी ब्लड ग्रुप है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दैट इज ए एंड बी दोनों एंटीजन है, और जो इंडिविजुअल ओ है उसके सरफेस के ऊपर ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बी है। इस बेसिस पे जो है दैट इज डिसाइड किया जाता है कि उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं चलती है, ये इंडिविजुअल्स हैं सारे के सारे, राइट। मतलब ये एक इंसान है तो इसकी बॉडी में क्या होगा, इसकी बॉडी में आरबीसीज भी हैं और दूसरा प्लाज्मा भी है। और हमने ये कहा कि आरबीसी में जो है दैट इज एंटीजन पाए जाएंगे, एजी शॉर्टकट में लिखती हूं मैं, और प्लाज्मा में क्या पाई जाएगी, एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो अगर ये इंडिविजुअल ए दैट इज इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए है तो हमने एंटीजन तो लिख दिया, लेकिन इसकी बॉडी में एंटीबॉडी कौन सी होगी,
तो इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी, सॉरी, इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो कौन सी होगी, वो पूरा उल्टा होगी। मतलब कि इस एंटीजन के एकदम अपोजिट एंटीबॉडी होगी, क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडी ए ही रहेगी ना तो ये रिएक्ट कर जाएगी, आपस में रिएक्ट कर जाएगी और एग्लूटिनेशन हो जाएगा, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो क्या होगा, अगर जिस आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए पाया जाता है उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, दैट इज द एंटी बी। ठीक है, सिमिलर केस विथ बी ऑल्सो, जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन पाया जाएगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वो होगी एंटी ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ए बी के ऊपर, तो देखिए हमने क्या कहा, जो एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाएगा। लेकिन इस केस में अगर देखा जाए, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप के केस में देखा जाए, तो यहाँ तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी है एंड बी भी है, तब तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए ए बी के केस में ना ही एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ना ही एंटीबॉडी बी पाया जाता है। कोई भी एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप वालों के केस में नहीं देखी जाती है उनकी बॉडी में। ठीक है, और ओ के केस में हम बात करें तो अगेन वही कंसेप्ट लगता है कि जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका जस्ट अपोजिट जो है दैट इज एंटीबॉडी प्रोड्यूस रहती है बॉडी में। लेकिन इस केस में तो ना ही एंटीजन ए प्रेजेंट है ना ही एंटीजन बी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप वालों में जो एंटीबॉडीज पाई जाती है उनके प्लाज्मा में वो दोनों होती है, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मेन फंडा है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आगे का प्रोसेस आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग, जो आरबीसी होता है उसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पाया जाएगा उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी हमारी बॉडी के प्लाज्मा में पाई जाएगी। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। एक और यहाँ पे कहानी आती है कि ये हम जो वर्ड बोलते हैं ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, तो ए बी और ओ तो समझ में आ गया, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, लेकिन ये ए बी पॉजिटिव कहते हैं हम, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सेंस है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या एक्चुअल में बताता है। सो लेट्स सी, तो जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, समटाइम हैव अनदर एंटीजन। जो आरबीसीज है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एंटीजन देखने को मिले। मल्टीपल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर मल्टीपल एंटीजन होते हैं, जैसे कि एक तो हम बात कर रहे हैं, चलो ठीक है हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ए का, तो ये इसके सरफेस पे रहा ए एंटीजन। ठीक है, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर और भी अलग अलग टाइप के एंटीजन पाए जा सकते हैं, जिसमें से एक है दैट इज योर प्रोटीन नोन एज द RH D एंटीजन, जिसे हम बोलते हैं RH D एंटीजन। पॉजिटिव नेगेटिव का सेंस क्या बनता है, इफ दिस इज प्रेजेंट योर बॉडी योर ब्लड ग्रुप इज RH D पॉजिटिव, इफ इट्स एब्सेंट योर ब्लड ग्रुप इज RH D नेगेटिव। अब क्या होता है, ये आरबीसी मैंने लिया इंडिविजुअल वन से, इसके सरफेस के ऊपर RH D एंटीजन प्रेजेंट है और ये इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है ए। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है। तो अब मैं इस इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को क्या बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। पॉजिटिव क्यों, पॉजिटिव हम तब ऐड करेंगे जब RH D एंटीजन प्रेजेंट होगा आरबीसी के सरफेस के ऊपर। यानी यहां से आप ये बता सकते हैं कि सारे इंडिविजुअल्स जिनमें जिसका ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी सारे इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर RH D एंटीजन नहीं पाया जाता है। जिनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर RH D एंटीजन नहीं पाया जाता है उन्हीं को हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यही डायग्राम वापस से यहाँ पे बनाऊं और मैं कहूं कि ये रहा आरबीसी और ये इंडिविजुअल ए है, इसके सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन पाई जा रही है उसे हम बोल रहे हैं दैट इज योर ए एंटीजन, लेकिन इसके सरफेस के ऊपर RH D एंटीजन नहीं है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो अब ये इंडिविजुअल क्या होगा, अब इसको मैं बोलूंगी ए नेगेटिव, इसका जो ब्लड ग्रुप होगा हम कहेंगे ए नेगेटिव, और ये जो है इसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, दैट इज ए पॉजिटिव।
इसी तरीके से जो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप आए थे, यानी कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 8 का। कैसे? ए आर एच पॉजिटिव हो सकता है, यानी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, यानी सीधी सी बात कहें तो ब्लड ग्रुप सिस्टम को हमने कहा था, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था ए। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें आर एच है, आर एच डी इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा ए पॉजिटिव। इसमें आर एच डी नहीं है, ये हो जाएगा ए नेगेटिव। इसमें आर एच डी है, ये हो जाएगा बी पॉजिटिव। बी नेगेटिव। अगेन इसमें आर एच डी है, तो ये हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। और अगर इसमें आर एच डी नहीं है तो ये हो जाएगा ए बी नेगेटिव। सिमिलर केस विथ ओ ऑल्सो, अगर इसमें आर एच डी प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा ओ पॉजिटिव, और अगर इसमें आर एच डी नहीं है, माइनस आर एच डी, तो ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 था, हर एक ब्लड ग्रुप का 2 कॉम्बिनेशन है, हेंस पॉजिटिव नेगेटिव के बेसिस पे टोटल जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो होता है 8 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन बना के देके रखा है यहाँ पे, इसलिए ईटीसी ऐड कर देती हूँ, ऑल्दो ईटीसी का मतलब है ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम आप देख रहे हो। और इस तरीके से डिसाइड होता है कि आप जो है दैट इज कौन से ब्लड ग्रुप के हो, और पॉजिटिव नेगेटिव इस सेंस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा बेसिक कवर किया है अभी तक कि ये होता क्या है। अब कैसे होता है ये भी देखने वाली चीज है, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, उससे पहले हम क्लिनिकल एस्पेक्ट समझते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। बस आपको इस बात का याद रखना है कि जो सेम एंटीजन और एंटीबॉडीज होती है, मतलब कि अगर मैं कहूं एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, तब क्या होगा, तब ये जो है ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप के इंडिविजुअल हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता है। जो ब्लड चढ़ाया जाता है किसी भी पेशेंट में, क्यों कहा जाता है कि उस इंडिविजुअल का भी ब्लड ग्रुप वही होना चाहिए, इस रीजन से कहा जाता है। इसको अगर समझना चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ इंडिविजुअल, ठीक है, 1 मान लेते हैं, और दिस इज अ इंडिविजुअल, यहां पे ले लेते हैं, और एक ये है, फाइन। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो इंडिविजुअल है, ये इसको नीड है ब्लड ग्रुप की, इसको ब्लड चाहिए, लेकिन ये जो इंडिविजुअल है एक्चुअल में इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर, ये रहा आरबीसी, इसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन पाया जा रहा है वो है ए एंटीजन। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, इसके प्लाज्मा में पाई जाएगी दैट इज योर एंटीबॉडी, एंटी लिखते हैं शॉर्टकट में इसको, एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। फाइन। अब ये जो केस मैंने बताया है सेकेंड केस, ये, और मैंने आपको क्या कहा, सेम जो कंपैटिबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक ग्लूटिनेशन कर लेते हैं, यानी क्लम्प कर लेते हैं। और अगर ऐसी क्लम्पिंग होती है तो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, इवन दैट मे कॉज द डेथ ऑल्सो इन अ सीरियस कंडीशन। तो जिसको क्या बोलते हैं, खून के थक्के बन जाते हैं। ठीक है, क्लम्पिंग होने लगती है। तो अगर हम ए एंटीजन अगर एंटी बॉडी ए से ही रिएक्ट करता है तो ए ग्लूटिनेशन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्लम्पिंग हो जाना, और हेंस इट इज हार्मफुल। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यही केस देख रहे हैं कि ये जो इंडिविजुअल है इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी इसके प्लाज्मा में पाया जाता है। तो हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या है, इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो है क्या, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। हमने क्या किया, हम एक सेकेंड इंडिविजुअल को पकड़ के लाए, इसका ब्लड ग्रुप देखा तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए था। तो हम क्या कर देंगे, हम इस बंदे को जिसको की ब्लड ग्रुप की नीड है, हम इसके साथ इसका ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन कर देंगे।
अब क्या होगा, ये बंदा जो है दैट इज सेकंड वाला, इसने इसको क्या दिया, इसने इसको ब्लड दिया अपना, ठीक है। इसके ब्लड में भी कौन सा एंटीजन होगा, इसके ब्लड में भी जो एंटीजन होगा वो होगा ए, राइट। और एंटीबॉडी क्या होगी, बी। और ऊपर वाले की बॉडी में भी यही था। तो एक्चुअल में अगर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्बिनेशन देखे तो अभी भी क्या हो रहा है, उल्टा ही बन रहा है। दैट इज एक, अगर ये ब्लड ग्रुप जो है इसको चढ़ाया गया तो सीधी सी बात है अभी भी एंटीजन के खिलाफ में जो एंटीबॉडी है वो है एंटीबॉडी बी। तो क्या ए ग्लूटिनेशन होगा, क्या क्लम्पिंग होगी, आंसर इज नो, क्लम्पिंग नहीं होगी, ठीक है। अगर एक बेसिक आइडिया की बात करें तो इसीलिए सेम सेम ब्लड ग्रुप दिया जाता है, इसलिए सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, अलग अलग ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ाया जाता। अगर अलग ब्लड ग्रुप चढ़ाया गया तो जैसे कि ये एग्जांपल ले लेती हूँ, थर्ड वाला, ये इंडिविजुअल है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। बी कहने का मतलब क्या हो गया, बी कहने का मतलब हो गया कि भाई इसका जो आरबीसी है, आरबीसी, इसके सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा, दैट इज दी बी एंटीजन। और इसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, एंटी ए। अब आप सोचिए आपने क्या किया, इस इंडिविजुअल का जो ब्लड है इसको चढ़ा दिया और इसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, एंटी बी प्रेजेंट है, और इसको क्या मिल जाएगा, एंटीजन बी मिल जाएगा। और अभी मैंने कहा सेम सेम मिलेंगे यानी कंपैटिबल मिलेंगे तो एक ग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप बी, दैट इज ऐसे इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप बी है और उसको आप ए ब्लड ग्रुप के साथ चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, जो कि हार्मफुल है। इवन इन सीरियस कंडीशन इट मे लीड टू द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल। इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि ये काम कैसे कर रहा है। अब हम एक पिक्चर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम ये देखेंगे कि ये ब्लड ग्रुप सिस्टम काम कैसे करता है, और अलग अलग बेसिस पे हम देखेंगे कि किसमें कौन सा ब्लड जो है चढ़ाया जा सकता है एज अ डोनर, या कौन कैसा ब्लड को रिसीव कर सकता है। ये एक बेसिक डायग्राम है जो कि आपको पूरा का पूरा आइडिया दे रहा है। जैसे कि हमने ये कहा जो ब्लड ग्रुप ए है बी, ए बी ओ, और यहाँ पे ब्लड टाइप, रेड ब्लड टाइप देके रखा है कि हम इसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होगा और एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम कह रहे हैं ये ब्लड ग्रुप ए है तो ए के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा देखिए वो ए एंटीजन ही है। सिमिलर केस विथ बी ऑल्सो, बी के सरफेस के ऊपर बी एंटीजन है, ए बी के सरफेस के ऊपर दैट इज ए एंटीजन है, एंड ओ के ऊपर दैट इज कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब ये जो है आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखा ये जाता है कि इसमें फिर एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, जो नाम है उसका पूरा उल्टा एंटीबॉडी पाई जाती है। जैसे कि इसका नाम है ब्लड ग्रुप ए तो यहाँ पे एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, ठीक है। एंटीबॉडी का अगर आपको शेप पता ना हो तो वाई शेप में देखी जाती है एंटीबॉडीज, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी दैट इज ए पाई जाएगी, पूरा उल्टा अपने नाम के। जिसमें दोनों है उसमें एंटीबॉडी कोई पाई नहीं जाएगी, और जिसमें दैट इज ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों पाई जाएगी। फाइन। एक और मैं यहाँ पे दैट इज आपको कंसेप्ट बता देती हूँ। हुआ ये था जब इसकी डिस्कवरी चल रही थी तो देखा गया कि एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जो एंटीजन को लिया गया कि भाई कौन सा, इसकी बात कर रही हूं मैं कि कितने एंटीजन, किस टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, तो बोला गया जीरो, यानी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इनिशियली इसको जीरो बोला गया था, बाद में इसको रीनेमिंग के थ्रू जो है ब्लड ग्रुप ओ कह दिया गया, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप दैट इज ओ को जीरो करके अगर आप एनोलॉजी के थ्रू याद रखो, जीरो का मतलब हुआ जिसके सरफेस के ऊपर जीरो एंटीजन है, यानी कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन एक एंटीजन मतलब इन जनरल देखा जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हम बात करें यहाँ पे एंटीजन ए एंड बी की, तो ए एंड बी में से कोई भी एंटीजन इसके सरफेस के ऊपर नहीं होता है, इसीलिए हमने इसको स्टार्टिंग में जीरो कहा था, बाद में इसको ओ बोल दिया गया। और आज बिकॉज इसके सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता, हेंस हम इसको एंटी ए एंड एंटी बी कहते हैं, ठीक है। मतलब आई मीन टू से इनकी बॉडी में जो है, यानी जो इंडिविजुअल ओ ब्लड ग्रुप का होता है उनकी बॉडी में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों ही पाई जाती है, क्योंकि एंटीजन ए और बी में से कोई भी पाया नहीं जाता है। तो हम जो है यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है ब्लड ग्रुप को लिख देते हैं, ठीक है। इनकी आरबीसी के सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन को एजी लिखते हैं, एंटीजन ऑन आरबीसी। एंटीबॉडी को शॉर्टकट में ए बी लिखा जाता है, तो एंटीबॉडी
इन प्लाज्मा, इसको हम कर देते हैं रिसीव्ड फ्रॉम, और इसको हम बोलते हैं डोनेट टू। मतलब किससे रिसीव कर सकते हैं वो, यानी उनको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है और वो किसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो है डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं दैट इज ब्लड ग्रुप ए, इसको हम कर देते हैं बी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया ओ। ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर, दैट इज एंटीजन ए ही होगा, राइट। यहाँ पे एंटीजन ए रहेगा, यहाँ पर एंटीजन बी रहेगा, यहाँ पर एंटीजन ए एंड बी दोनों रहेंगे, और यहाँ पे नन रहेगा। ठीक है, सिमिलर केस विथ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी तो पूरा अपोजिट रहेगी, तो एंटीबॉडी यहाँ पे कौन सी रहेगी, एंटी बी रहेगी, यहाँ पर एंटी ए रहेगा, यहाँ पे नन, और यहाँ पर एंटी ए एंड एंटी बी दोनों पाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दूसरा ट्विस्ट कि अब हम ये कैसे पता करें कि कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो सीधी सी बात है, जिसकी बॉडी, यानी जो दो इंसान के बीच में ब्लड का डोनेट किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है, उनकी एंटीबॉडी एंड एंटीजन सेम नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप वालों को किस किस से वो रिसीव कर सकता है, दैट इज ब्लड। ए जो है किससे रिसीव कर सकता है, देखिए ए जो है ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड रिसीव कर सकता है और ओ वाले से रिसीव कर सकता है, क्योंकि ए का ए से करेगा तो कोई एंटीबॉडी अपोजिट नहीं मिलेगी, लेकिन ओ से करेगा तो ओ से भी नहीं मिलेगी, बाकी सबसे मिल जाएगा, राइट। बाकी सबके पास अपोजिट एंटीबॉडी है उसके लिए, तो मिल जाएगा। अगर हम बात करें बी का, तो बी जो है ब्लड किससे ले सकता है, बी ब्लड बी से ही ले सकता है एज वेल एज ओ से ले सकता है। ठीक है, ए बी जो होते हैं, ए बी ब्लड ए से भी ले सकते हैं, बी से भी, ओ से भी एंड ए बी से भी। एंड दैट इज वाई ए बी वालों को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये सारे ब्लड ग्रुप को इनकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप आप चढ़ाओगे रिएक्ट तो करेगा नहीं, सिर्फ एंटीजन है और इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप चढ़ेगा उसके सरफेस पे जो भी एंटीजन है उसके लिए इनकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इनके ब्लड के प्लाज्मा में जो है दैट इज इसके एंटीजन के स्पेसिफिसिटी में कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है इनको। अब हम बात करते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये रिसीव कर सकते हैं ओ से ही। क्यों, क्योंकि इनके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी हैं। तो चाहे आप ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल का ब्लड दीजिए या बी का दीजिए या फिर ए बी दोनों में से दीजिए, दैट इज ए बी का दे दीजिए, इनकी बॉडी रिएक्ट कर जाए क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी दोनों ही है। तो हेंस इनके लिए जो रिसीवर होता है, मतलब जिससे ये रिसीव कर सकते हैं, वो होता है सिर्फ और सिर्फ ओ। अब बात आती है कि ये जो ए ब्लड ग्रुप वाले हैं, ये किस किस को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वाले किसको डोनेट कर सकते हैं, ए को डोनेट कर सकते हैं एंड ए बी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ए को डोनेट कर सकते हैं एंड ए बी को कर सकते हैं, क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीजन नहीं है और ए का ए से अगर डोनेट भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि अपोजिट एंटीबॉडी है। बी वाले क्या कर सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं एंड ए बी को कर सकते हैं। ठीक है, ए बी वाले का प्रॉब्लम है, ए बी वाले सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकते हैं और किसी को डोनेट नहीं कर सकते। बट ओ वाले सारे के सारे ही ब्लड ग्रुप को जो है डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड, और हेंस दे आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर। इसलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो किसी भी इंडिविजुअल को ये डोनेट करते हैं तो देखा ये जाता है कि इनकी मतलब बॉडी जो है उसके लिए रिएक्ट नहीं करती है। तो अगर डोनर की बात करें तो ये ए बी एंड ओ चारों ही ब्लड ग्रुप को ये अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये थी कहानी आपके ब्लड टाइप की। इसी चीज को ध्यान में रखकर जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है कि अगर आप ओ ब्लड ग्रुप वाले हैं तो आप चारों में से किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं। अगर आप ए बी वाले हैं तो सिर्फ ए बी वालों को देंगे। नेक्स्ट, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप जो है
बी को या ए बी को ही डोनेट कर सकते हैं, और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए या ए बी को डोनेट कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हम चीजें जो हैं कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किसको डोनेट कर सकता है और कौन किससे रिसीव कर सकता है। तो अब हम जो है एक वाइट लाइक आप कह सकते हो एक शीट का हेल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे थोड़े से डायग्रामेटिक बेसिस पे हमें चीजों को समझना पड़ेगा, और यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे स्विच करेंगे यहाँ से। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी है माइट भी आप में से बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को पता ना हो, बट एनीवेज अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे शुरू करेंगे। सॉरी, योर बॉडी डू नॉट मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट योर ब्लड एंटीजन, मतलब आपके बॉडी में जो एंटीजन है उसके खिलाफ आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज नहीं बनाती है। यानी अगर आप ए ब्लड ग्रुप के हो तो आपकी बॉडी पे आपके दैट इज आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा ए, तो आपकी बॉडी ए एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, उसका अपोजिट वाला बनाएगी। ठीक है, तो ये चीज तो आई गेस अभी तक सबको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि ये बनते कैसे हैं। हमने देख लिया ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन ये होता कैसे, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन जनरल बेसिस, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं या एंजाइम्स होते हैं जो कि कुछ जीन्स के थ्रू कोड किए जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि कोड करते हैं कुछ एंजाइम्स को, और वो एंजाइम्स एक्चुअल में इस एंटीजन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और ये जीन्स प्रेजेंट कहाँ रहती हैं, दैट इज क्रोमोजोम पे प्रेजेंट रहती हैं। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि किस क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एंटीजन की बात करते हैं, कितने टाइप के एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर पाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंटीजन की बात करते हैं, कितने टाइप के एंटीजन जो है यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो इन जनरल अगर देखा जाता है तो एक तो होता है ए एंटीजन, एक होता है बी एंटीजन, एंड थर्ड टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं एच एंटीजन। अभी एंटीजन आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होते हैं, लोकेशन क्या होता है उनका, आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ठीक है, और उसमें ब्लड में प्लाज्मा भी होता है जिसमें कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये ए एंड बी एंटीजन की तो चलो कहानी अभी शुरू होगी, लेकिन ये एच एंटीजन की कहानी बहुत ज्यादा मतलब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। ये जो एच एंटीजन होता है इसे हम एच सब्सटेंस भी कहते हैं, इसको हम ओ एंटीजन भी कहते हैं, और इसका जो नेचर होता है दे आर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। ये है कहानी। अब ये जो एंटीजन है, हमने ये कहा कि ए ब्लड ग्रुप वाले के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है, बी वाले के सरफेस के ऊपर बी वाला पाया जाता है, लेकिन ये एच एंटीजन किस पे पाया जाता है, ये एच एंटीजन ये सारे ही ब्लड ग्रुप पे पाया जाता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल ब्लड ग्रुप। सारे ही सरफेस आरबीसी के सरफेस के ऊपर जितने भी आरबीसी होते हैं उनमें जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उनके सरफेस पे वो होता है एच एंटीजन। ठीक है, अब इस एच एंटीजन के रहते हुए और कौन कौन से एंटीजन यहाँ पर आकर बाइंड होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। सो होप इट इज क्लियर कि कितने टाइप के एंटीजन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब हम जरा सा फोकस करते हैं इस क्रोमोजोम के ऊपर। ये जो क्रोमोजोम होता है आपको पता है दैट इज क्रोमोजोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोसोम मतलब कि समहाउ जेनेटिक मटेरियल है और वहां पे जो है आपको क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो देखा जाए तो दो क्रोमोसोम यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 19 एंड क्रोमोसोम नंबर 9। ये जो क्रोमोसोम नंबर 9 है 19 है यही एक्चुअल में क्या करता है, जो एच एंटीजन होता है उसको बनाने के लिए जीन को कोड करता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम नंबर 19 है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एच एंटीजन, और ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो है ये ए एंटीजन एंड बी एंटीजन बनाने में मदद करता है। यहां तक की कहानी हो गई। अब सीधी सी बात है इस क्रोमोसोम नंबर 19 एंड 9 में ऐसा कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो क्या प्रेजेंट रहता है अगर देखा जाए तो होता यह है कि कोई ऐसा जीन होता है जो कि कोड करता है किसी एंजाइम को, और उस एंजाइम की वजह से जो है एच एंटीजन बनता है।
सिमिलर केस विथ क्रोमोसोम नंबर 9 ऑल्सो, कि ये भी किसी कोई जीन प्रेजेंट होता है, वो जीन एंजाइम में बदलता है, और उस एंजाइम की वजह से जो है दैट इज ए एंटीजन एंड बी एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। ये थी अभी तक की एक बेसिक कहानी कि चीजें जो है वो चल कैसे रही हैं। अब हम इसके थोड़ा सा नेक्स्ट एडवांस लेवल पे स्विच करते हैं कि ये काम कैसे कर रहे हैं। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हम पूरा का पूरा काम करेंगे। क्वेश्चन में जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे ब्लड ग्रुप है वो किस टाइप के एलील के थ्रू जो है दैट इज मेनली कोड किए जाते हैं। तो आपने देखा अगर हम एलील्स की बात करें तो एलील्स क्या होते हैं, अगर हम एक सिंगल दैट इज अगर एक सिंगल बेसिस पे बात करते हैं तो जो कॉपी प्रेजेंट होता है दैट इज आप कह सकते हो कि सिंगल जीन का जो वेरिएंट होता है उसे ही हम एलील कहते हैं। जो एक सिंगल जीन का वेरिएंट होता है उसे हम एलील कहते हैं, ठीक है। यानी वेरिएशन, एक जो जीन है उसके कितने वेरिएशन जो है अवेलेबल है उसी को हम मेनली एलील कहते हैं। अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि एलील जो होते हैं दैट इज पेयर में प्रेजेंट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं, यानी वो पेयर में प्रेजेंट रह के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करते हैं। बट ऐसा हर एक चीज के साथ नहीं होता, स्पेशली अगर हम बात करते हैं आपके एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर एक्चुअल में एलील के पेयर नॉर्मली काम नहीं करते, आप कह सकते हो मल्टीपल एलील यहाँ पे काम करते हैं, मल्टीपल वेरिएंट होते हैं और मल्टीपल वेरिएंट यहाँ पे काम करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है दैट इज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये डिसाइड किया जाता है किसके थ्रू, मल्टीपल एलील के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे हमने जैसे कहा कि मल्टीपल एलील के थ्रू जो है मेनली ब्लड ग्रुप जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है वो कोड किया जाता है। अब ये कैसे होता है जरा सा देख लेते हैं, क्योंकि जीन को हमें बताना पड़ेगा कि किस किस के थ्रू जो है रिप्रेजेंट की जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक जीन होती है जिसे हम बोलते हैं आई ए, ठीक है। ये जीन होती है दैट इज जो कि ब्लड ग्रुप ए को डिनोट करती है और इसका नेचर होता है डोमिनेंट। नेक्स्ट होती है जीन जिसे हम बोलते हैं, नेक्स्ट होती है एलील जिसे हम बोलते हैं दैट इज आई बी, जो कि अगेन डोमिनेंट है। लास्ट होती है स्मॉल आई जिसे हम कहते हैं इट इज रिसेसिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वेरिएंट है, दैट इज वाई मल्टी एलील कहा गया था। इन जनरल अगर आप देखते हैं तो कोई भी कैरेक्टर दैट इज पेयर ऑफ एलील यानी 2 एलील के थ्रू कोड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 वेरिएशन प्रेजेंट है, 3 वेरिएंट प्रेजेंट है, हेंस हम इसको जो है मल्टीपल एलीलिक सिस्टम के तौर पे देखते हैं। अब ये जो आई ए आई बी और स्मॉल आई है ये एक्चुअल में डिनोट कैसे करते हैं ब्लड ग्रुप को, तो देखने वाली बात यहाँ पर ये होती है क्योंकि हमने कहा है कि ये डोमिनेंट है और आई ए भी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है एंड स्मॉल आई रिसेसिव है। तो इसका एक्चुअल में कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, तो पहले कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप अगर ऐसे प्रेजेंट किया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, दैट इज ए ही होगा, या फिर और इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं आई ए एंड स्मॉल आई के थ्रू, तो भी इस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये कहा कि आई ए इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट के रहते हुए एक रिसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सिमिलर केस विद सेकेंड ऑल्सो, कि आप ब्लड ग्रुप बी को आई बी दैट इज ये एक होमोजाइगस फॉर्म हो गया राइट, या फिर आप इसको आई बी एंड स्मॉल आई बी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बताएगा, ये ब्लड ग्रुप बी को बताएगा। थर्ड केस जिसमें जिसमें कि हम ए बी कहते हैं, तो ए बी के केस में क्या होता है कि दोनों ही डोमिनेट करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं को डोमिनेंस, और ये ब्लड ग्रुप कौन सा बताता है, ए बी, और दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है तो हम कहते हैं क्या कि ये को डोमिनेंस का केस है। लास्ट आता है हमारे पास दैट इज स्मॉल आई स्मॉल आई। अभी जो स्मॉल आई होता है वो एक्चुअल में ब्लड ग्रुप ओ को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस ढंग से जो है ये क्या आपने बताया, ये हमने बताया दैट इज योर एक ढंग से देखा जाए तो यहाँ पे हम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। जीनोटाइप कहने का मतलब क्या हो गया, जीनोटाइप कहने का मतलब हो गया कि अगर जीनोटाइप बेसिस पे प्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, अगर हम यहाँ पे जीनोटाइप लिखते हैं इट्स अ जीनोटाइप, और ये एक फिनोटाइप हो गया,
इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट हम लिख सकते हैं दैट इज आई ए और IA स्मॉल आई, ये इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये होगा दैट इज ए ब्लड ग्रुप। फिनोटाइप यानी जो कैरेक्टर हम देखते हैं, तो इसका इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होगा। सेकेंड केस अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका IB, ये हो जाएगा दैट इज योर B ब्लड ग्रुप। थर्ड केस IA IB। तो अगर जीनोटाइप पूछ जाए तो हम ये जीन लेवल पे देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे फिनोटाइप लेवल पे कहेंगे हम, तो ये हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप। एंड थर्ड हो जाएगा स्मॉल आई, ये हो जाएगा दैट इज O ब्लड ग्रुप। तो जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, होप आपको अब रिलेट करना आ गया। इनफैक्ट हम इसके कंडीशंस भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि जो सेम कंडीशन है, जैसे कि हो गया ये IA, ये कैसा कंडीशन बता रहा है, दैट इज होमोजाइगस का कंडीशन बता रहा है, राइट। और ये जो कैपिटल IA एंड स्मॉल आई है, वो क्या बता रहा है, वो हेटेरोजाइगस कंडीशन बता रहा है। तो इस तरीके से भी हम जो है देखते हैं, क्योंकि कैपिटल IA जो है वो एक ढंग से डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर को अपनी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो ये थी कहानी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप की। अब हम इस बात पे लाइक डिस्कशन करते हैं कि ये एक्चुअल में बनते कैसे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है, जरा सा हम इसको भी देख लेते हैं। लेट मी टेक द डिफरेंट कलर। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे ये चीज देखी जाती है, जैसे मैंने अभी आपको क्रोमोसोम नंबर बताया था, ठीक है। तो इनिशियली आपको ये पता होगा जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स में भी क्या हो सकती है, रेड ब्लड सेल्स के एक प्रीकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर यानी वो सेल जो कि आरबीसी बनाना शुरू करे, यानी जो इस आरबीसी के फॉर्मेशन का जो दैट इज प्रोसेस होगा उसको शुरू करेगी, उसे हम कहते हैं प्रीकर्सर आरबीसीज, या फिर आप इसे इमेच्योर आरबीसीज भी कह सकते हैं। और एक होती है क्या, मेच्योर आरबीसीज। इनका डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो प्रिकर्सर आरबीसीज होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो मेच्योर आरबीसीज होती हैं इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इस कंसेप्ट का दिमाग में रहना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बाद जो है इसका बायोसिंथेसिस प्रोसेस देखने जा रहे हैं। आई मीन टू से इसके सिंथेसिस प्रोसेस को देखने जा रहे हैं कि कैसे क्या क्या प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, आरबीसीज कहाँ बनती हैं, आरबीसी जो है आप इसको बोन मैरो में कंसीडर कर सकते हैं। बोन मैरो में जो है आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। अब हम इन जनरल देखें तो आरबीसीज के प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो होते हैं या प्रीकर्सर आरबीसी जो होती हैं वो एक्चुअल में बनना शुरू होती हैं, और वो धीरे धीरे आगे चल के जो है मेच्योर फॉर्म लेती जाती हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो है दैट इज एक आरबीसी का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। दिस इज एक पिक्चर ऑफ आरबीसी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि चीजें जो है यहाँ पर काम कैसे कर रही हैं। अब होता यह है कि जब ये इमेच्योर आरबीसी है, मतलब कि मैं इसको प्रीकर्सर लिख सकती हूँ, जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है दैट इज न्यूक्लियस, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, अब ये जो यहाँ पे पूरा का पूरा हमने आरबीसी बनाया है, यहाँ पे अब देखने को क्या मिलता है, सी ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था दो क्रोमोसोम काम करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर जो है क्रोमोसोम नंबर 19 को बना रहे हैं। ये क्रोमोसोम क्या करेगा, ये क्रोमोसोम के ऊपर दैट इज इसके मेनली जो लॉन्ग आर्म्स होते हैं, मतलब अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, ये है दैट इज क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है। तो इसके लॉन्ग आर्म पे जो है दैट इज एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उस जीन का नाम क्या है, उस जीन का नाम है FUT1, ठीक है। तो FUT1 जीन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज FUT1।
अब FUT1 जीन का क्या होता है, FUT1 जीन का यहाँ पे न्यूक्लियस, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद क्या होता है, इसको साइटोसोलिक एरिया में लेकर जाया जाता है, और साइटोसोलिक एरिया में ये जो FUT1 है इसका क्या होता है, ये यहाँ पे बन जाता है दैट इज प्रोटीन फॉर्म में। अब यहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्म होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। ये फ्यूकोज ट्रांसफरेज का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। कैसे, थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो आरबीसी है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस के मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देर आर फ्यू ऑलिगोसैकेराइड्स, यानी शुगर मॉइटी जो होती हैं दैट इज यहाँ पे एडेड होती हैं। लेकिन वो शुगर मॉइटी क्या करती हैं, वो शुगर मॉइटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है तो हम इसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होने के लिए वो जो ऑलिगोसैकेराइड है वो मदद ले सकता है किसी प्रोटीन का या किसी लिपिड का। यानी अगर हम इस रेड वाले पोर्शन की बात करें तो या तो ये प्रोटीन होगा या तो ये लिपिड होगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड्स बनना शुरू होता है। अब ऑलिगोसैकेराइड की बात करें तो ये ऑलिगोसैकेराइड किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो ये जो ऑलिगोसैकेराइड्स यहाँ पे अटैच होता है वो होता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, नैग एंड गैलेक्टोज का, ठीक है। अब ये इस ढंग से जो है यहाँ पर मेनली प्रेजेंट रहता है। तो ये जो ऑलिगोसैकेराइड होता है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना है ग्लूकोज से, गैलेक्टोज से, नैग एंड गैलेक्टोज, इनसे मिलकर बना है। इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं दैट इज योर ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड जो है वो लगभग आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत सारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक बताया है, ये वो आरबीसी है जो कि मतलब ये आरबी मतलब मैक्सिमम जितनी भी आरबीसी बॉडी में है सारे आरबीसी के ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। दिस इज इन ऑल आरबीसी, ऑल आरबीसी की बात कर रही हूँ मैं। सारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये प्रोसेस अभी हो रहा है। ऑलिगोसैकेराइड अटैच है, अटैच होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो किसकी मदद ले रहा है, या तो प्रोटीन की मदद ले रहा है या तो लिपिड की मदद ले रहा है। अब यहाँ पे जो अंदर की तरफ एंजाइम बना है जिसे हम बोल रहे हैं फ्यूकोज ट्रांसफरेज, इसको हम शॉर्टकट में जो है दैट इज एफटी भी कह सकते हैं, ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। एफटी शॉर्टकट में लेकर चलते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ये एफटी क्या करता है, ये एफटी एक सबस्ट्रेट को लेकर दैट इज योर किस पे अटैच कर देता है, गैलेक्टोज पे अटैच कर देता है, ठीक है। किसको लेता है, ये लेता है फ्यूकोज, फ्यूकोज नाम के सब्सटेंस को ये ले जाकर अटैच कर देता है किसके ऊपर, गैलेक्टोज के ऊपर। और कौन अटैच करता है, ये एफटी करता है दैट इज फ्यूकोज ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम सेल के अंदर बन रहा है और ये क्या करता है, सेल के अंदर से जो फ्यूकोज होता है उसको ले जाकर आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो ऑलिगोसैकेराइड होते हैं उसके गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से ले जाकर अटैच कर देता है। मतलब मैं इसको ऐसे करके अटैच कर सकती हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये फ्यूकोज हो गया। अब ये जो कलेक्शन पूरा बना है दैट इज ऑलिगोसैकेराइड प्लस फ्यूकोज का जो कॉम्बिनेशन बना है, इन कलेक्शन अगर हम बात करें तो इसको हम जो है एक साथ मिलाकर, इसको हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, इसी को हम एक साथ मिलाकर कहते हैं दैट इज एच एंटीजन, ठीक है। आप इसको जो है दैट इज एच सब्सटेंस भी कह सकते हो। फ्यूकोज प्लस ऑलिगोसैकेराइड दोनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। ऑलिगोसैकेराइड तो है ही, प्लस फ्यूकोज का कॉम्बिनेशन हुआ है और तब जाकर जो है एच एंटीजन बना है। फाइन, तो अगर हम एच एंटीजन को दिखाना चाहें अगर एक छोटे से स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर इन जनरल हम कहें तो ये हमने प्रोटीन या लिपिड बना दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसको ग्रीन कलर से जो है एज इट इज हमारा ऑलिगोसैकेराइड बना देते हैं और इसके ऊपर ब्लू कलर का हमने जो है फ्यूकोज ऐड कर दिया। ये पूरा मिलाकर क्या कहलाएगा, यही पूरा मिलाकर कहलाएगा दैट इज एच एंटीजन। फाइन, ये जो यहाँ पे एंटीजन बना है ये प्रॉपर्टी सारे के सारे जितने भी आरबीसी प्रेजेंट है बॉडी में सभी के सरफेस के ऊपर पाई जाएगी। यानी एच एंटीजन इज कॉमन इन ऑल आरबीसीज, ठीक है। एच एंटीजन यानी ये एक ऐसा एंटीजन है जिसको कि आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ए बी और ओ किस में प्रेजेंट है, ये सब में प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हो ये जो फिलहाल में अभी पूरा का पूरा दैट इज
चीजें बनी है वो एक ढंग से क्या बता रही है, वो एक ढंग से बता रही है दैट इज कि ये अब रेडी है दूसरे टाइप के ब्लड ग्रुप में फॉर्म होने के लिए। तो जितनी भी आरबीसीज होती हैं सभी के सरफेस के ऊपर एच एंटीजन प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, क्या करता है, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं, ठीक है ये तो इन कॉमन हो गया, लेकिन ये जो ब्लड ग्रुप बन रहा है वो कैसे बन रहा है। तो स्ट्रक्चर यही रहेगा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 3 ब्लड ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एक को जो है हम यहाँ पर ए कह देंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है अभी फिलहाल में, ये कैसा बना के रखा है कि अभी जो आपको मैंने पिक्चर दिखाया था कि ये जो आरबीसी होता है जो आप अभी फिलहाल में देखे हो कि इसके सरफेस के ऊपर यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है एच एंटीजन प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पर एच एंटीजन में बता रही हूँ, ये एच एंटीजन जैसे कि मैंने बताया पूरे के पूरे आरबीसी के सरफेस के ऊपर होता है। मतलब जितने भी बॉडी में आरबीसी पाए जाते हैं सारे के सारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये एच एंटीजन रहेगा। तो मैंने यहाँ पर आरबीसी बनाए हैं और सबके सरफेस के ऊपर यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पर दैट इज एच एंटीजन बना दिया, इधर भी बना दिया है, इधर भी, क्योंकि हम 4 ब्लड ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं और हमने कहा है जितने भी इंडिविजुअल है उनके अंदर जितना भी आरबीसी है सबके सरफेस के ऊपर एच एंटीजन पाया जाएगा। कैसे बनाई एच एंटीजन ये मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं कि ये जो इंडिविजुअल जिसकी हम कहानी यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इसका ब्लड ग्रुप है दैट इज ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। तो बात ये आती है कि ए ब्लड ग्रुप है तो इसके सरफेस पे एच एंटीजन क्यों है, बिकॉज एच एंटीजन इज कॉमन और एच सब्सटेंस इज कॉमन इन ऑल दी आरबीसीज। ठीक है, अब होता क्या है जैसे कि हमने ये देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 वो क्या करता है, वो एक जीन को कोड करता है। ठीक है, वो जीन को कोड करता है, ये रहा जीन, और वो जीन जो है प्रोटीन में बदलता है। और ये जो प्रोटीन होता है इसका नेचर एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज एंजाइम। ठीक है, ये जो प्रोटीन है इसका नेचर क्या होता है, मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। ये जो प्रोटीन है इसका नेचर होता है दैट इज एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, इस एंजाइम का नाम होता है दैट इज गैलनैक ट्रांसफरेज। इसे हम ट्रांसफरेज ए भी कहते हैं, गैलनैक ट्रांसफरेज ए भी हम इसको कहते हैं। ये जो यहाँ पे गैलनैक ट्रांसफरेज है ये क्या करता है, इसका एक सबस्ट्रेट होता है जिसका नाम होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। इसको ये क्या करता है, इसको ये ऐड कर देता है एच एंटीजन के सरफेस के ऊपर। ठीक है, सपोज कर लेते हैं इसका एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। लेट्स टेक दिस कलर, ये जो यहाँ बना है ये रहा दैट इज ये एच एच एंटीजन के सरफेस के ऊपर इसने क्या किया है, दैट इज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ऐड कर दिया, ये है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। अब जब ये ऐड कर दिया है तो ये कैसा नजर आएगा, ये कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट। एक मैंने यहाँ पे डॉट डाल दिया है जो कि आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर का डॉट डाल दिया है। अब ये जो यहाँ पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ऐड हुआ है कहाँ पे, एच एंटीजन के सरफेस के ऊपर। अब ये कलेक्टिवली जो है कहलाएगा क्या, दैट इज ए एंटीजन। अब ये कलेक्टिवली कहलाएगा ए एंटीजन, और ये जो इंडिविजुअल है इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा दैट इज ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो है ए एंटीजन प्रेजेंट है। इस तरीके से ये जो आरबीसी आपने देखा वो क्या होता है, वो ए एंटीजन को डिनोट करता है, और हेंस उस इंडिविजुअल की बॉडी में जो है सारे के सारे जो आरबीसीज होते हैं उनके सरफेस के ऊपर यही प्रोसेस चलता रहता है, और एक इंडिविजुअल के अंदर उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो है काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज बी ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। इसका भी पूरा का पूरा केस यही है, दैट इज जो क्रोमोसोम नंबर 9 होता है, क्रोमोसोम नंबर जो 9 होता है, तो हम ऐसे इनक्लोज कर देते हैं CH9। ये क्या करता है, ये एक जीन को इनकोड करता है। ठीक है, वो जीन क्या करती है, वो जीन जो है प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन में भी क्या बनती है, दैट इज एंजाइम। और इस एंजाइम का नाम होता है दैट इज योर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। ठीक है, इस एंजाइम का जो नाम होता है, मैं इसको इधर लिख देती हूँ, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज।
और ये इसका नाम से पता चला है कि ये गैलेक्टोज को ट्रांसफर करेगी, लेकिन कहाँ पे ये क्या करती है, ये गैलेक्टोज को ट्रांसफर कर देती है। अगर मैं इसका एक कलर ले लूं, गैलेक्टोज का एक कलर ले लेते हैं ताकि अगेन हमें समझने में आसानी हो। गैलेक्टोज का कलर जो है हम ये ले लेते हैं, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो एंजाइम है वो गैलेक्टोज को उठाकर कहाँ पे ऐड कर देती है, एच एंटीजन के सरफेस के ऊपर ऐड कर देती है। और जो अभी एडिशन हुआ इसको हम कलेक्टिवली मिलाकर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बी एंटीजन, ठीक है। अब ये हो गया बी एंटीजन। और ये क्या था, ये जो ग्रीन कलर में हमने देखा, ये जो ग्रीन कलर में हमने देखा इसका नाम था दैट इज गैलेक्टोज। और इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने जो है इस गैलेक्टोज को ट्रांसफर कर दिया एच एंटीजन पे, और एच एंटीजन पे गैलेक्टोज ऐड होने के बाद अब ये कहलाता है बी एंटीजन, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल है इसके ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं इट इज अ बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल। इस तरीके से होता है ये, फाइन। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं ए बी पे, कि ए बी वाले जो इंडिविजुअल होते हैं उनके साथ क्या होता है। ये हम थर्ड ले लेते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप ले लेते हैं। ए बी वालों के साथ क्या होता है, कहानी बिल्कुल वही चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम है, अगर हम यहाँ क्रोमोजोम करते हैं दैट इज क्रोमोजोम नंबर 9, तो यहाँ पे क्या करता है वो, ये दोनों जीन को प्रोड्यूस करता है, दैट इज गैलनैक ट्रांसफरेज को भी करता है एंड गैलेक्टो ट्रांसफरेज को भी करता है। तो क्या करता है ये, बोथ एंजाइम दोनों एंजाइम होने के कारण क्या होता है कि अब ये जो है गैलनैक ट्रांसफरेज भी प्रोड्यूस करता है एंड गैलेक्टोज ट्रांसफरेज भी करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अब यहाँ पे तो मैंने एक ही एच एंटीजन बनाया, लेकिन आपको पता है इसके सरफेस के ऊपर जो है बहुत सारे एच एंटीजन पाए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक और बना देती हूँ ताकि हम इसको बता सके ढंग से। ये इस ढंग से जो है ये रहा एच एंटीजन। अब हमने ये कहा है कि गैलनैक ट्रांसफरेज भी ये बनाता है एंड गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एज भी बनाता है ये, ठीक है। अब गैलनैक ट्रांसफरेज क्या करेगा, किसको ट्रांसफर कर देगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन को ट्रांसफर कर देगा, कहां पे, एच एंटीजन पे। एंड गैलेक्टोज ट्रांसफरेज क्या करेगा, गैलेक्टोज को ट्रांसफर कर देगा। और हेंस जो हमारे पास जो सरफेस पे जो एंटीजन दिखेंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, एक ये ऑरेंज कलर में लगा दिया मैंने और एक ये दैट इज ग्रीन कलर में लगा दिया, ये हो गया। अब क्या है, ये जो ब्लड ग्रुप है इसके सरफेस के ऊपर क्या पाया जा रहा है, इसके सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन है, राइट। इसके सरफेस के ऊपर ये वाला जो एंटीजन है ऑरेंज वाला, हमने इसको कहा था क्या, इट इज अ एंटीजन ए, एंटीजन ए। और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एंटीजन बी, ठीक है। इस ढंग से जो है हमने इसको देख लिया। अब ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो और कैसे चलती है, ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो थोड़ा सा हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे जो लास्ट में बच गया है हमारे पास, या हमने देख लिया ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है, ए बी कैसे बनता है। अब हम लास्ट में लेकर चलते हैं दैट इज कि ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ओ ब्लड ग्रुप। तो होता यह है कि जो ओ ब्लड ग्रुप है ऑब्वियसली इसके अंदर भी क्या है, दैट इज न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है, लेकिन जो जीन ये कोड करता है वो जीन एक्चुअल में क्या होती है, दैट इज नॉन फंक्शनल होती है, नॉन फंक्शनल होती है। सो नॉन फंक्शनल होने के कारण इट डिड नॉट कोड फॉर एनी एंजाइम, किसी भी एंजाइम को कोड नहीं कर पाती है। एंड दैट इज वाई कोई एंजाइम बनता नहीं है और कोई भी सबस्ट्रेट इस एच एंटीजन पे ऐड ही नहीं होता है। एच एंटीजन कह लीजिए या फिर एच सब्सटेंस कह लीजिए, इस पे ऐड ही नहीं होता है। और हेंस दैट इज जो इंडिविजुअल ओ ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, क्योंकि एच एंटीजन को हम क्या करते हैं, हम कॉमन मानते हैं सभी में, लेकिन एंटीजन वर्ड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ए और बी एंटीजन को दिखाने के लिए। तो ए और बी एंटीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना ही ए एंटीजन प्रेजेंट है ओ ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के दैट इज आरबीसी के सरफेस के ऊपर, और ना ही बी प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जीन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है
इसको दैट इज योर रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम को बनाने के लिए, वो जीन यहाँ पर नॉन फंक्शनल होता है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जीन जो है एक्चुअल में म्यूटेट हो चुका है, एंड दैट इज वाई वो कोई भी टाइप के एंजाइम को कोड नहीं कर पाता है, और वो इंडिविजुअल का जो भी दैट इज ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि इनके सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो ओ को स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा जीरो कहा गया था क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर ना ही ए ना ही बी प्रेजेंट होता है। ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब यहाँ पे जो जीन इनकोड कर रहा है, इस जीन को हम कैसे लिख सकते हैं? जो जीन है हम इसको लिख सकते हैं दैट इज योर आई ए और आई ए, इनफैक्ट हम इसको आई ए एंड स्मॉल आई बी लिख सकते हैं। तो हर जगह पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट है उसको आप जो है इस तरीके से लिख सकते हो, आई बी और आई बी स्मॉल आई। सिमिलर केस विद दिस ऑल्सो कि यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट होगा दैट इज जीन जो प्रेजेंट है, जो जीन इस एंजाइम को कोड कर रहा है वो होता है दैट इज आई ए एंड आई बी। लेकिन यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है ये म्यूटेटेड फॉर्म है, और ये कैसे कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है? रिसेसिव कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है, साथ ही साथ ये होमो दैट इज होमोजाइगस है, और इस कंडीशन में जो है ये किसी भी एंटीजन को पब्लिक किसी भी एंजाइम को ये कोड नहीं करता, और हेंस एंटीजन इसके सरफेस पे जो है ऐड नहीं हो पाते हैं। ये थी स्टोरी कि आपके जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो एक्चुअल में कैसे बनते हैं। ये आई थिंक मैंने आपको प्रॉपर ढंग से जो है समझा दिया। यहाँ पे मैंने ए ब्लड ग्रुप वाले को लिया था, ए के लिए लिया था, ये बी के लिए, ये ए बी के लिए, और ये ओ के लिए। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, मैंने जो आपको ये होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो हमने लिखा है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज ये ए ओ भी करके लिखते हैं हम, क्योंकि आई इज कोडिंग, स्मॉल आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओ, तो हम इसे ए ओ भी लिखते हैं, इसको हम बी ओ भी लिख सकते हैं, इसको हम ए बी ही लिखते हैं, और इसको हम ओ लिखते हैं। तो लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग तरीके से जो है इस ब्लड ग्रुप को मेनली डिनोट किया जाता है, लिखने के तरीके थोड़े से अलग अलग हो सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये जो मैंने आपको पूरे प्रोसेस बताया है वो समझ में आ गया होगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दैट इज योर आरबीसी में न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? तो जैसे मैंने कहा, जब प्रीकर्सर आरबीसी आप लेते हो तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब यही आरबीसी आगे चल के मेच्योर होती रहती है तो उसका न्यूक्लियस जो है उसके बाद नहीं रहता है। तो इनिशियल टाइम में तो है, ठीक है, और इसी तरीके से ये मेनली काम कर रहा है। तो अगर हम इसका एक छोटा सा जिस्ट लें, अगर इसको जिस्ट के फॉर्म में अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? दैट इज एक समरी बेसिस पे कि क्या हुआ, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, ए ब्लड ग्रुप का इंडिविजुअल है, तो क्या होगा? तो देखा ये जाएगा कि इसके सरफेस के ऊपर एच एंटीजन है, ठीक है, उसके ऊपर क्या ऐड किया गया? दैट इज एन एसिटाइल एन-एसिटाइलटोसामाइन ऐड किया गया, जिसकी वजह से अब जो ये बन गया है वो है क्या? दैट इज ए एंटीजन, राइट। सिमिलर केस विथ बी ऑल्सो, कि बी के सरफेस पे क्या था? एच एंटीजन था, इसके सरफेस के ऊपर क्या ऐड किया गया? दैट इज गैलेक्टोज, और ये क्या बन गया? ये बन गया बी एंटीजन, ठीक है। थर्ड ए बी देख लेते हैं, ए बी के सरफेस के ऊपर एच एंटीजन था, इसके ऊपर ऐड किया गया दैट इज योर एन एसिटाइल, तो ये बना था बी एंटीजन, क्योंकि एबी के ऊपर तो दोनों पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं ओ के बारे में, तो ओ के सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एच एंटीजन ही रहता है। एंजाइम की अगर बात करें, यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा था? तो यहाँ पे हेल्प कर रहा था दैट इज योर गैल नेक ट्रांसफरेज, और गैलेक्टोज के यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा था? दैट इज योर गैलेक्टोज ट्रांसफरेज, और यहाँ इस केस में जो है बोथ एंजाइम, और इस केस में नो एंजाइम। होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी, जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तब क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, मतलब कि जिस इंसान को ब्लड की जरूरत है और आप किसी और इंसान से उसको ब्लड दे रहे हो, दैट इज ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ब्लड चढ़ा रहे हो, तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो मेंशन है यहाँ पे, आरबीसी विल अपीयर फॉरेन इफ दे कंटेन एंटीजन दैट आर नॉट फाउंड ऑन पेशेंट्स ओन आरबीसी।
यानी अगर आपको कोई ब्लड दे रहा है तो सामने वाले जो इंसान आपको ब्लड दे रहा है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर भी सेम एंटीजन होने चाहिए जो आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर है, यानी सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी जो है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। टू अवॉइड अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर सब चीजें गलत हो जाती हैं और बॉडी की एंटीबॉडी और दैट इज एंटीजन रिएक्ट कर जाते हैं तो हम उसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसको दैट इज अवॉइड करना है तो क्या करना पड़ता है, डोनेटेड ब्लड मस्ट बी कंपैटिबल, जो ब्लड डोनेट किया गया है वो कंपैटिबल होना चाहिए विद द ब्लड ग्रुप ऑफ द पेशेंट। तो जो डोनर है और पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप के बीच में कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, तभी ट्रांसफ्यूजन जो है सक्सेसफुल हो सकता है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो बोला जा रहा है डोनेटेड आरबीसी मस्ट लैक द सेम एबीओ एंड आरएचडी एंटीजन। तो जो डोनेट करेगा दैट इज इंसान ब्लड, उसके पास सेम एबीओ सिस्टम एंड आरएचडी सिस्टम नहीं होना चाहिए दैट द पेशेंट लैक, जो कि पेशेंट के अंदर नहीं है। तो जो चीज मेरे अंदर नहीं है अगर मैं उस सामने वाले के ब्लड से लेने की कोशिश करूंगी तो मेरी बॉडी उसके लिए रिएक्ट कर जाएगी। मतलब मुझे उसी इंसान से ब्लड लेना है, उसी इंसान दैट इज वही इंसान का ब्लड मेरे लिए सक्सेसफुली ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करेगा जिस इंसान के ब्लड में या ब्लड के दैट इज योर ब्लड के अंदर या आरबीसी के सरफेस के ऊपर सेम टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। For example, a patient with the blood group A can receive blood from the donor with the blood group A, which lack the that is B antigen. तो हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों के बीच में जिनका सिमिलर ब्लड ग्रुप हो उन्हीं के बीच में जो है ये ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हो सकता है, या तो वो ब्लड ग्रुप O के साथ O से जो है ब्लड को ले सकता है जिसके पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ए ब्लड ग्रुप वाला A एंड O से ही ले सकता है ब्लड, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले टेबल में बना के दिखाया था। However, they cannot receive blood from a donor with the blood group B or AB, which both have the B antigen. तो ये ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान ए दैट इज ए बी एंड बी से ब्लड नहीं ले सकता है क्योंकि उनके पास जो है अपोजिट एंटीजन है और उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी दैट इज डोनर की बॉडी में प्रेजेंट है। तो डोनर की बॉडी में प्रेजेंट एंटीबॉडी जो दैट इज जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में जो प्रेजेंट है एंटीबॉडी वो डोनर के एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगी। तो मेरी बॉडी की में प्रेजेंट एंटीबॉडी जो है उस जो डोनर है उसके एंटीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसके लिए सेम ब्लड का होना जरूरी है। Before a blood transfusion, 2 blood tests known as a type and cross match are done. तो एक्चुअल में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने से पहले टाइप एंड क्रॉस मैच देखा जाता है कि क्या सेम टाइप है, क्या क्रॉस मैच कैसा बैठ रहा है, सब कुछ देखा जाता है। फर्स्ट द रेसिपिएंट ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड, पहले देखा जाता है कि जो रेसिपिएंट है जो ब्लड लेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है, दैट इज एबीओ टाइप एंड आरएचडी स्टेटस, यानी वो क्या है, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, वो क्या है ये चीज डिटरमाइन की जाती है। Once the recipient blood type is known, a transfusion of compatible blood can be given. और एक बार अगर पता चल गया उसके बाद जो है compatible fusion करवा दिया जा सकता है। However, in practice, donor blood may still incompatible because it contain other antigens that are not routinely typed, but may still cause a problem if the recipient serum contain antibody that will target them. Therefore, a cross match is done to ensure that the donor RBC actually do match against the recipient serum. तो होता यह है कि जैसे हमने कहा आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत से एंटीजन होते हैं, तो जो मेन एंटीजन होते हैं जिनको की ध्यान में रखा जाता है कि वो मैच दैट इज सेम टू सेम मैच बैठ जाए, उन्हीं को लेकर आगे दैट इज प्रोसीड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बोला गया है दैट इज कुछ और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बोले हैं जो कि मैच किए जाते हैं। बट इन जनरल एज बिकॉज वी आर स्टडिंग द एबीयू ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज इट मे बिकम कंफ्यूजिंग टू यू। तो मैं बस इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि हम जो है एबीयू ब्लड ग्रुप को सिर्फ मैच करके लेकर चल रहे हैं। बट याद रखने वाली चीज ये है या ध्यान देने वाली चीज ये है कि सिर्फ यही चीजें नहीं देखी जाती हैं जब ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है, और भी छोटी छोटी सी माइनर चीजें होती हैं जो कि ध्यान रखा जाता है ताकि ट्रांसफ्यूजन जो है गलत ना हो जाए। टू परफॉर्म अ क्रॉस मैच, यानी पहले तो टाइप डिटरमाइन कर लिया गया, क्रॉस मैच को डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिपिएंट सीरम, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिपिएंट से सीरम लिया जाता है यानी एंटीबॉडी ली जाती है, इज मिक्स्ड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ डोनर आरबीसी, यानी जो पेशेंट है उससे उसका सीरम लिया जाता है जिसमें कि हम जिसमें कि मेनली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, और जो डोनर है उसका आरबीसी लिया जाता है क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डोनर की बॉडी में जो आरबीसी है मतलब उसकी बॉडी का जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी की एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, यानी ये चेक कर रहे हैं। द मिक्सचर इज देन एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ प्रपोज ट्रांसफ्यूजन इज इनकम्पैटिबल the donor RBCs are agglutinated by the antibodies in the recipient serum। और ये देखा जाता है कि अगर ये मैच कंपैटिबल है तो एग्लूटिनेशन नहीं होता है। ठीक है, मैच कंपैटिबल कैसे होगा,
हमने क्या कहा, वेट अ मिनट, हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं कंपैटिबल की, कंपैटिबल मैच की। कंपैटिबल मैच में क्या किया, दैट इज जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट बोल लीजिए या पेशेंट बोल लीजिए, उसकी बॉडी से हमने क्या किया, उसकी बॉडी से जो है हमने सीरम लिया। सीरम यानी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा एंटीबॉडी, ठीक है, और उसको हमने मिक्स कर दिया दैट इज डोनर के इसके साथ, आरबीसीज के साथ, और आरबीसीज के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। तो अगर ये कंपैटिबल मैच है तो होगा ये कि यहाँ पर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होगा, नो एग्लूटिनेशन। लेकिन अगर ये मैच इनकम्पैटिबल है तो होगा क्या कि जो पेशेंट से एंटीबॉडी लिया था उसको हमने मैच किया था, सॉरी उसको हमने मिक्स किया था डोनर से लिए हुए एंटीजन से, वो क्या कर जाएगी, वो एग्लूटिनेट कर जाएगी। और इनकम्पैटिबल का मतलब हो गया कि इसको फ्यूज नहीं कर सकते, तो इसका ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्लम्प्स बना दे रहा है, ठीक है, और क्लम्प्स अगर बन जाते हैं तो वेरी ऑब्वियस इट इज नॉट गुड, मतलब कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि रेसिपिएंट का जो भी ब्लड है वो डोनर के साथ जब मिक्स हो तो कोई भी एग्लूटिनेशन ना हो, यानी कोई भी क्लम्पिंग ना हो। लेकिन अगर क्लम्पिंग हो रही है मतलब इट इज नॉट अ गुड मैच, ठीक है। और जब डोनर अपना ब्लड मेनली जब पेशेंट दैट इज योर रिसिपिएंट की बॉडी में जाता है तो वो थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में जाता है, क्योंकि जो अमाउंट जा रहा है और ऑब्वियसली जो आप कह सकते हो कि जो रेसिपिएंट की बॉडी में जो अमाउंट है उसमें जाकर वो मिक्स होता है तो समहाउ वो डाइल्यूटेड वर्जन में कहला सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कंसेप्ट हो गए कि ये कैसे काम करता है। और जिस ब्लड मतलब मेनली अगर हम बात करते हैं जिस आरबीसीज के मेनली क्लम्प बनते हैं वो आरबीसीज होती हैं जो कि डोनर से आ रही हैं, क्योंकि डोनर के ही आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन है, तो हेंस उसी का क्या किया जाता है, उसी का जो है दैट इज एग्लूटिनेशन शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी आपकी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा होता है एंड एवरीथिंग। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन टाइम, लेट्स सी आपने कितना लर्न किया है और कितनी आसानी से जो है आप आंसर दे पाते हो इन सभी चीजों का। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिया है ये पूछा गया है सीएसआई नेट 2019 जून में। क्वेश्चन है इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप ब्लड ग्रुप इन कॉलम एक्स में ब्लड ग्रुप देके रखा है बेस्ड ऑन द सेट ऑफ एंजाइम्स दे हैव इन कॉमन, दैट इज कॉलम वाई में देके रखा है कि कौन से एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट, ठीक है, नॉट करेक्ट फॉर द ब्लड ग्रुप टाइप एंड द सेट ऑफ एंजाइम अ पर्सन हैज। तो यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप को एंजाइम से मैच करना है कि इस ब्लड ग्रुप को बनने में किस किस एंजाइम की मदद लगती है, यानी एक इंडिविजुअल में अगर ये ब्लड ग्रुप बन रहा है तो उसकी बॉडी में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको यही बताना है कि कौन सा एंजाइम का मैच ब्लड ग्रुप के साथ गलत देके रखा है, विच इज नॉट ट्रू। तो अगर एक ही बात देखी जाए तो फ्यूकोस ट्रांसफरेज, गैलनैक ट्रांसफरेज, गैल ट्रांसफरेज, जो मैंने गैलेक्टोज ट्रांसफरेज आपको कहा था उसी को हम गैल ट्रांसफरेज कहते हैं, ठीक है। गैलनैक ट्रांसफरेज तो बता ही दिया, फ्यूकोस ट्रांसफरेज को हम एफटी लेकर चल रहे थे अपने लेक्चर में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए के इंडिविजुअल जो होते हैं उनके आरबीसी के सरफेस के ऊपर वेरी ऑब्वियस एच एंटीजन भी होगा, उस एच एंटीजन के ऊपर जो है दैट इज जब हम ये एन-एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट इज ए एंटीजन बन जाएगा। मतलब कि इसको किस किस एंजाइम की जरूरत है, उसको फ्यूकोस ट्रांसफरेज की भी जरूरत है एंड गैलनैक ट्रांसफरेज की भी जरूरत है। तो ये हो जाएगा क्या, दैट इज इसमें 1 और ये 2, इसको दोनों एंजाइम की जरूरत है। सेकेंड देखिए बी को किसकी जरूरत है, बी ब्लड ग्रुप वालों को दैट इज गैल ट्रांसफरेज की भी जरूरत है एंड फ्यूकोस ट्रांसफरेज की भी जरूरत है। तो ये हो गया 1 एंड 3। एबी की बात कर लेते हैं, एबी को किसकी जरूरत है, एबी को इन तीनों की जरूरत है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी है, बी भी है अलॉन्ग विद द एच एंटीजन। तो ये क्या हो गया 1 2 एंड 3। लेकिन ओ की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक ही का इस्तेमाल करेगा क्योंकि बाकी तो उसमें फंक्शनल होते ही नहीं है। इसमें सिर्फ फ्यूकोस ट्रांसफरेज काम करता है क्योंकि ओ के सरफेस के ऊपर जो है एच एंटीजन पाया जाता है, तो ओ के सरफेस के ऊपर क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। तो अब अगर हम मैच करते हैं A1 2 के साथ मैच हो रहा है A1 2, ठीक है, ये तो सही है। B1 एंड 3 के साथ मैच हो रहा है, ये देखिए B1 एंड 3 के साथ मैच हो रहा है, ये भी सही है।
ए बी जो है 1 2 3 तीनों के साथ मैच हो रहा है, तो ये भी सही है, लेकिन ओ जो है सिर्फ 1 के साथ मैच हो रहा है, यानी फर्स्ट एंजाइम ही यहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो अगर आप देखें तो ओ को जो है तीनों के साथ मैच कर दिया, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आपसे यही पूछा था कौन सा गलत है, फोर्थ इज टोटली रॉन्ग। होप इट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइन, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे CSIR ने 2016 दिसंबर में। क्वेश्चन है, इफ इन अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप ए डोनर ब्लड इज गिवन टू अ रेसिपिएंट हैविंग अ टाइप बी ब्लड। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोनर जो है, डोनर का ब्लड ग्रुप ए है एंड रेसिपिएंट जो है, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप यहाँ पर बी है। The RBCs of donor blood would agglutinate, but the recipient RBC would be least affected. तो बोला ये गया है कि जब इनको मिक्स करो तो जो डोनर का ब्लड, जो डोनर का आरबीसी होता है वो ज्यादा अफेक्टेड होता है एज कंपेयर टू द रेसिपिएंट। क्यों? क्योंकि जो डोनर का आरबीसी होता है, डोनर ही तो आरबीसी देता है, राइट? जो रेसिपिएंट है उसके अंदर प्रेजेंट जो सीरम प्रोटीन होते हैं, सीरम प्रोटीन जिसको कि हम एंटीबॉडी कह रहे थे, वो एक्चुअल में रिएक्ट करते हैं। तो जिसके साथ रिएक्शन होता है उसी का तो एग्लूटिनेशन होता है। तो जो डोनर यहाँ पे प्रेजेंट है, जब वो अपना आरबीसी डोनेट कर, दैट इज जब अपना ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उसमें आरबीसी पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। तो क्या होता है, दैट इज जो डोनर का ब्लड आता है उसी का एग्लूटिनेशन होता है, वो ज्यादा अफेक्टेड होता है एज कंपेयर टू द रेसिपिएंट ब्लड। ठीक है, जो हमने लास्ट में अभी क्लिनिकल एस्पेक्ट देखा था वहीं पे ये बातें बोली गई थी। These observation can explain in the following statement. यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकता है। अब ये एक स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला है, ए ग्लूटिनिन। अच्छा, ए ग्लूटिनिन बोला है, यानी यहाँ पर एंटीबॉडी को इन्होंने बोला है दैट इज ए ग्लूटिनिन्स, बताया था आपको, ये ग्लूटिनिन्स बोला है। तो ए ग्लूटिनिन्स इन रेसिपिएंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, पहले हम अपना लिख लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। रिएक्शन ऐसे हुआ कि डोनर से, जो डोनर ए ब्लड ग्रुप का था, उसकी बॉडी से क्या आया, उसकी बॉडी का जो आरबीसी था, आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट था ए एंटीजन, वो रिएक्ट कर गया किससे, दैट इज रेसिपिएंट के प्लाज्मा में प्रेजेंट, यानी सीरम में प्रेजेंट एंटीबॉडी से। ठीक है, एंटीबॉडी से रिएक्ट कर गया। और वो एंटीबॉडी क्या होगी, सीधी सी बात है, जो डोनर है इसका एंटीजन ए है, दैट इज सरफेस के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए होगा, लेकिन इसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन होगी, वो होगी एंटी बी। लेकिन जो रेसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो तो एंटीजन बी होगा, लेकिन जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो होगी कौन सी, दैट इज एंटी ए। तो क्या होगा, ये जो डोनर यहाँ पे आया है, डोनर का जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर रहे हो, तो ये जो डोनर के ब्लड पे जो एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन, एंटीजन ए, वो क्या करेगा, वो रेसिपिएंट के एंटीबॉडी ए से रिएक्ट कर जाएगा। और इस ढंग से जो है ए एंटीजन फ्रॉम डोनर एंड एंटीबॉडी ए फ्रॉम रेसिपिएंट, ये मिलके क्या करेंगे, यही तो एग्लूटिनेशन कर देंगे। इसमें कि ज्यादातर इफेक्ट जो होगा वो डोनर के ब्लड पे होगा, राइट, और रेसिपिएंट का ब्लड एज कंपेयर टू दैट थोड़ा सा लेस अफेक्टेड रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट है, ए ग्लूटिनिन इन रेसिपिएंट प्लाज्मा कॉज ए ग्लूटिनेशन बाय बाइंडिंग टू द टाइप ए ग्लूटिनोजन, यानी जो ए ग्लूटिनिन था, यानी जो दैट इज योर एंटीबॉडी था रेसिपिएंट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये देखिए रेसिपिएंट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एंटीबॉडी था उसने क्या किया, वो एंटीजन ए से रिएक्ट कर गया, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, डोनर में। और यहाँ पे एंटीजन के लिए इन्होंने ए ग्लूटिनोजन रखा है नाम, मैंने बताया था आपको दैट इज अभी कुछ टाइम पहले ही कि एंटीजन को हम ए ग्लूटिनोजन भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड देखिए, द ए ग्लूटिनिन ऑफ डोनर ब्लड was diluted in the recipient plasma resulting in the low agglutination. Yes, this is also true. clinical aspect देख लेते तो मैंने वहां पे भी आपको कहा था कि जो agglutinin होते हैं दैट इज डोनर के ब्लड के, वो क्या हो जाते हैं, वो डाइल्यूट हो जाते हैं कहाँ पे, दैट इज रेसिपिएंट के प्लाज्मा में आते ही। ठीक है, और इस तरीके से जो है लो एग्लूटिनेशन देखा जाता है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, लो टाइटर ऑफ एंटी ए,
agglutenin is the cause of low agglutination of the recipient RBC. This is not at all correct. कि लो टाइटर एनटीए का कैसे होगा? लो टाइटर यानी लो लोड, यानी उसका कंसंट्रेशन कम होगा, लेकिन रेसिपिएंट में तो कंसंट्रेशन अच्छा खासा होगा एनटीए का यानी एंटीबॉडी ए का, तो ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। डी में बोला है हाई ए ग्लूटिनेशन ऑफ द डोनर आरबीसी इज द आउटकम ऑफ हाई टाइटर ऑफ एंटीबॉडी बी ए ग्लूटिनिन, बट यहाँ पे एंटीबॉडी बी ए ग्लूटिनिन, बट एंटीबॉडी बी का तो यहाँ कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, ये भी फॉल्स हो गया। तो इस हिसाब से आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, सी एंड डी इज टोटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस ढंग से जो है हमने यहाँ पर मेन तरीके से जो है 2 क्वेश्चन देखे, सारे कंसेप्ट डील किए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कुछ और पोर्शन के साथ भी बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको चेक कैसे कर सकते हो आप। अगर आपको कुछ सीरम दिया जाए तो आप उसको इस्तेमाल करके कैसे पता लगा सकते हो, कैसे मतलब उसको देख सकते हैं। तो वो आप बोल सकते हो एक क्लिनिकल एक्सपेक्ट हो जाएगा, लेकिन यस मैं उसको थ्योरेटिकल बेसिस पे ही समझाऊंगी। ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो आई थिंक मुझे वो जो है नेक्स्ट वीडियो में डील करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरे ये सेशन कैसे लग रहे हैं, जहाँ पे मैं बहुत ही डिटेल में किसी भी टॉपिक को लेके चल रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद से कि आपको जो है सारी बातें ढंग से समझ में आ जाए और आप किसी भी एग्जाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो बहुत आसानी से जो है अटेंड कर सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। टीचिंग पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।